धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि लग रहा था कि यूपी सरकार या यूं कहें सीएम आदित्यनाथ योगी मध्य प्रदेश की सरकार को लव जिहाद का कानून बनाने में बाजी नहीं मारने देंगे, वैसा ही उन्होंने कर दिखाया है। मध्य प्रदेश सरकार अभी अपने कानून को विधानसभा में ले जाने की बात कर रही थी, उससे पहले ही उन्होंने अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश में कानून लागू भी कर दिया है। शाम सुबह में हो सकता है राज्यपाल उस पर अपनी चिड़िया बिठा दें तो कानून पूरी तरीके से लागू भी हो जाएगा। लेकिन इस कानून को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस कानून को लाने की ज़रूरत क्या थी। और जिस तरीके से कानून लाया गया है, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, पहले जहां 30 दिनों का नोटिफिकेशन होता था, अब 60 दिनों का नोटिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत क्या थी, समझेंगे कानूनी पहलुओं से, पुलिस की वर्किंग से, और जो तमाम चीज़ें घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रह चुके आईपीएस वीएन राय साहब। आप जानते हैं वो धाकड़ खबर पे बहुत सारे मुद्दों पे जुड़ते रहते हैं, लेकिन इस बार वो काफ़ी दिनों बाद आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। कैसा है स्वास्थ्य वगैरह आपका? बहुत बहुत ठीक है साहब, मेहरबानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड काफ़ी बढ़ गई है सर, और कोरोना भी खूब चल रहा है। कोरोना भी चल रहा है, जब तक ये टीका नहीं आएगा तब तक कोरोना ऐसे ही चलेगा, लग रहा है। टीका तो लगता है आमदनी का एक जरिया होने जा रहा है। हज़ारों रुपये का एक टीका आने जा रहा है सर। अब देखा जाए क्योंकि 100% लोगों का मतलब 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों को देश में लगेगा। पूरी दुनिया में 500-600 करोड़ लोगों को लगेगा। देखते हैं। जी हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कल जो ये अध्यादेश जारी किया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये अध्यादेश तो एक खास तरह के राजनीतिक उद्देश्य के लिए जारी किया गया ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, जो एक मॉरल एक वैल्यूज जो जुड़े हुए हैं प्रेम के साथ, उसके भी खिलाफ है। और पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है जो अब तक बची हुई थी उसके भी खिलाफ होगा। तो ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अध्यादेश है जो जनता को बांटने के लिए लाया गया है, और जनता इससे बटी भी है। तो इसका पॉलिटिकल फायदा जो लोग उठाना चाहते हैं उनको पॉलिटिकल फायदा भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी सख्ती के साथ की गई तो ये स्टैंड नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके इसको सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे ही निश्चित रूप से, और अगर इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई तो वहां से ये पास नहीं हो पाएगा। दो चीज़ें आपने कही कि भारत की जो इमेज थी पूरी दुनिया में उससे ये खराब होगी। आपको लगता है जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उन्हें फिक्र है भारत की दुनिया में इमेज क्या बने, या सिर्फ अपने वोटों से मतलब है उनको? देखिए, उनको भले अपने वोटों से मतलब हो, लेकिन अब ये हकीकत है कि ये ग्लोबल दुनिया है, इसमें चल नहीं रहा। जैसे आज अगर हिटलर होता तो क्या आप समझते हैं कि यहूदियों का कत्लेआम करा पाता? तो आज ये ग्लोबल दुनिया है जिसमें वर्ल्ड ओपिनियन का बहुत महत्व है, और खासतौर से पश्चिम की दुनिया जो उदार है और जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन करती है और जो डोमिनेट कर रही है सब सोवियत ब्लॉक के हटने के बाद से, तो जो दुनिया में डोमिनेट कर रही ताकतें वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगी, और वहां से एडवर्स क्रिटिसिज्म आएगा, वहां पर भारत की छवि को डेंट लगेगा। तो ये लोग जो कर रहे हैं इनको खुद सोचना पड़ेगा कि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ फर्क पड़ता है अब इनसे? एमनेस्टी इंटरनेशनल को यहाँ से भगा दिया गया है और कहा गया है कि वो भारत विरोधी काम कर रही थी। अब कहाँ फर्क पड़ता है इन चीजों से? नहीं, फर्क पड़ता है। पहले नहीं पड़ता था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब फर्क पड़ता है। जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसका फर्क पड़ता है, और बहुत सारी चीजें जो चाहते हुए भी नहीं हो पा रही हैं इन लोगों के द्वारा, उसके पीछे वजह भी यही है। फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसका फर्क पड़ेगा। क्या आप तजर्बे के हिसाब से बता सकते हैं कि आपके अपने जो पुलिसिया जीवन रहा है, आपने तो नीचे से लेके ऊपर तक काम किया, डीजी स्तर तक, तो आपने कभी देखा लव जिहाद के कितने मामले आपके सामने आए? देखिए, ये लव जिहाद ही शब्द गलत है। प्रेम के साथ तो एक खास तरह की शांति और एक खास तरह का के सद्भाव की कल्पना की जाती है। तो जब प्रेम होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी उदात्त किस्म की भावनाएं होती हैं। और जिहाद हमेशा हिंसा से जुड़ा हुआ है। जिहाद का मतलब संघर्ष है, आप दूसरे की जान ले ले, दूसरे के ऊपर अपने को थोपे, अपनी विचारधारा थोपे, वो जिहाद हुआ। तो ये तो लव जिहाद शब्द ही गलत है। दूसरे देखिए, इसके साथ केवल ये धार्मिक विद्वेष नहीं फैलाया जा रहा, ये स्त्री विरोधी भी है।
अच्छा। ये तो पैतृक जो पितृसत्ता सत्ता अपना है, सोच। पितृ सत्ता जो है उसको ये मजबूत कर रहा है। हम्म। आप ये क्यों मान के चलते हैं कि कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के शादी करेगी तो वो इस्लाम कबूल करे, या कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के शादी करे तो हिंदू बन जाए? ये हम्म। क्यों ऐसा हो रहा है? ये हम्म। तो ये पितृसत्ता करा रही है ना, क्योंकि इसका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा कि अगर हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो हिंदू बनी रहे, अगर वो चाहती है अपनी इच्छा से मुसलमान बनना चाहे मुसलमान बन जाए। जी। उसी तरह कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करे। मैंने ऐसे जोड़े देखे जिसमें हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्मों से लोग आए, जी। लेकिन अपनी अपनी जो पूजा पद्धति थी, अपने अपने जो की आस्थाएं थी, वो उनकी बरकरार रही। तो ये तो एक पितृसत्ता को भी मजबूत कर रहा है, और धार्मिक विद्वेष तो खैर भड़का ही रहे, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, पुलिस के ही किसी एसआईटी की रिपोर्ट है, जी। जिसमें कहा गया कि उन्हें एक भी मामला नहीं मिला जिसमें कहीं से बाहर से फंडिंग हुई हो, या किसी ने इसलिए प्रेम किया हो कि उस लड़की को मुसलमान बना लेगा तो बड़ा शबाब मिलेगा, तो या जबरदस्ती किसी लड़की को मुसलमान बना दिया गया, ऐसा कोई मामला आया नहीं। आप बात कर रहे हैं कानपुर के लिए गठित की गई एसआईटी की रिपोर्ट की, उसमें कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इनको कोई फंडिंग हो रही थी या इंटरनेशनल कोई एजेंडा इस पूरे मामले को लेके चल रहा था और कोई जिहाद इसमें लॉन्च किया गया था। अब इसी बीच आपने देखा होगा कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और फैसला आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की कि आप कैसे किसी को रोक सकते हैं, वो अपना कौन से धर्म का किस तरह का जीवन साथी चुनेगा, ये आपको अधिकार किसने दिया आपको रोकने का। सही बात है, सही कहा। मेरे ख्याल से इस फैसले के बाद तो अब ये बहस खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मजेदार बात है जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन ये ऑर्डिनेंस आ गया। जी। तो ये तो इसका मतलब कि जो मंशा है इस कानून को बनाने की, उसके पीछे दूसरे तरह के, देखिए ये कहा जा रहा है कि साहब आप धोखा दे के नहीं बनाएंगे, धोखा दे के किसी शादी नहीं करेंगे, जो आजकल ये सोशल मीडिया पे अक्सर ये आ गया कि आपने किसी से दोस्ती की और अपना नाम छिपा लिया, अपना धर्म छिपा लिया। तो धोखा देने के लिए तो हमारे कानून में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जी। वो तो हमारे कानून में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई धोखा दे रहा है, वो धोखा इस तरह का भी जो जिस धोखे की बात की है, तो उसके लिए एक अपराध निर्धारित है, दंड निर्धारित है। तो फिर ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि आप इस कानून में धोखे को एक वो कर दें? इंड्यूस करना, पैसे का लालच देना, इन सब के चलते आप किसी को इंड्यूस करके, लालच देके, धोखा देके, धमका के अगर कोई काम कराते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हमारे पास प्राविधान है, हमारे कानून में पर्याप्त प्रोविजंस हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नया कानून तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए है और पॉलिटिकल मकसद के लिए है, चुनावी मकसद के लिए है, और शायद उसका जैसा ये लोग सोचते हैं ये दुर्भाग्य होगा कि उसका इन्हें लाभ भी मिल जाएगा। जी। क्या आपको लग रहा है मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे नहीं चल रहे हैं, धर्म वाले मुद्दे नहीं चल रहे हैं, तो अब ये बेटी वाला मुद्दा चला दीजिए कि हमारी बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, गलत नाम बना के उनसे दोस्ती कर ले रहे हैं और फिर बाद में उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। ये तो उसी तरह देखे, पहले गोकशी के नाम पर 2-3 साल तूफान बरपा रहा हमारे देश में, प्रदेश में, जी। उत्तरी भारत में। फिर वो मंदिर वाला तो फिर 30 साल तक चलता रहा। जी। उसको लेके कितना कुरेजी हुई, कितने कितने दंगे फसाद, कितना आर्थिक नुकसान देश का हुआ, ये सब हम लोग देख चुके हैं। जी। अब ये एक नया मसला ले आया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि शायद ये मसला उतना हिंसक रूप ना ले, और ये, लेकिन ये जो छिपी हुई हिंसा है, जो दोनों समुदायों के बीच में एक दूसरे के साथ रहने की जो चाहत पैदा हो रही थी, उस चाहत को खत्म करने का ये कानून, उसमें ये अपना रोल अदा करेगा। उसमें ये अपना रोल अदा करेगा। यहाँ क्या पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ये कानून लागू होने के बाद, या जैसे हमने देखा कि वो ट्रिपल तलाक को लेके कानून आया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को उठा उठा के जेल में डाल दिया गया, यहाँ भी मियाँ बीबी के बीच मनमुटाव हो जाते हैं, जो अरेंज मैरिज होती है उनमें भी होते हैं, तो उसके बाद कोई भी लड़की अगर जाके कहेगी कि साहब इसने मेरे साथ गलत किया, तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, पूरी संभावना है, इस कानून के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। आपने सही कहा कि अक्सर देखिए आप पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं, एक ही धर्म, एक ही जाति के पति पत्नियों में जो अरेंज्ड मैरिजेज हैं उनमें भी झगड़े होते हैं। जी। बल्कि मेरा तो जो अपना ऑब्जर्वेशन है, प्रेम विवाहों से ज्यादा झगड़े अरेंज विवाहों में होते हैं। जी। ये अलग बात है कि वो अरेंज विवाहों में स्त्रियां, औरतें आमतौर से बेचारी कुचली जाती हैं, दबाई जाती हैं, सताई जाती, वो खुल के आती नहीं।
लेकिन अगर कोई सचमुच आप जैसे कह रहे हैं कि कोई अंतरजातीय विवाह हो, अंतरधार्मिक विवाह हो, तो उसमें लड़की और लड़के में नहीं पटी और झगड़ा हो गया, तो कोई लड़की आगे कह सकती है कि साहब इसने तो मुझे धोखा दे करके और बरगला करके शादी की और मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया। तो ये तो एक नए तरह की तलवार है जो लटक जाएगी और इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा। क्या बेहतर ना होता जो स्पेशल मैरिज एक्ट को आसान करते, जिसमें 30 दिन का नोटिफिकेशन है, लड़का किसी भी धर्म का हो, लड़की किसी भी धर्म का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत वो आपस में शादी कर सकता है, उसको आसान बनाते और मुश्किल कर दिया, 60 दिनों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए ये 30 दिन भी आप सही कह रहे हैं। 30 दिन में होता क्या था, मेरे कई मामलों में मैंने देखा कि 30 दिन में सबसे पहले तो कचहरी का स्टाफ ही उसके ऊपर एक बड़ा भारी धार्मिक कर्तव्य आ जाता था कि वो किसी तरह इसको रोके, जो कानून उससे अपेक्षा नहीं करता वो करना शुरू करता। तो मैंने बहुत मामलों में देखा जब सरकारी कर्मचारियों ने ही लड़की के माँ बाप को फोन कर करके और जा जाके सूचित करना शुरू किया कि देखो तुम्हारी लड़की तो फलाने धर्म वाले से शादी करने जा रही है। तो एक तो वही 30 दिन ही ज्यादा था। मुझे लगता है कि जैसे किसी सभ्य समाज में होता है, अमेरिका यूरोप में, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। लड़का लड़की मतलब कुछ शर्तें पूरी करते हो, बालिग हो, स्वेच्छा से कर रहे हो, ये तो जो मजिस्ट्रेट जिसके सामने पेश हो रहे हैं वो उनसे आधे घंटे 1 घंटे उनका इंटरव्यू लेके समझ सकता है। और फौरन आपने बहुत सही कहा कि इसमें जो रुकावटें उनको रोक करके इसको सहज बनाना चाहिए। और उसके बाद राज्य को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए भारतीय समाज में कि अगर कोई अंतरजातीय अंतरधार्मिक शादी कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को होनी चाहिए, राज्य पर होनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो जो राज्य की मशीनरी है, पुलिस है, अदालती स्टाफ है, ये सारे के सारे उसको कटवाने में लग जाते हैं। और लड़की का बाप जा करके एक फर्जी वो दे देता है कि साहब हमसे ये भगा के ले गए हैं या बहला फुसला के ले गए, और पुलिस फौरन सक्रिय हो जाती। होना तो उल्टा चाहिए था कि पुलिस को या जो भी राज्य की मशीनरी है उसको ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। क्या 10 साल की सजा का प्रावधान भी इसलिए रखा गया है क्योंकि हाईकोर्ट कहता है कि 7 साल तक की सजा के मामले में थाने से जमानत मिल सकती है, इसलिए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया कि जेल भेजा जा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसके पीछे मंशा यही होगी। हालांकि जब तक साबित न हो जाए ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मंशा यही होगी। 10 साल क्या रहे, आप 1 साल के लिए भी अगर किसी को जेल भेज देंगे तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। 10 साल तो बहुत ज्यादा है। और लेकिन 10 साल सजा तो किसे मिलेगी, लेकिन ये कानून चूंकि 10 साल कह रहा है तो ये बात आपने सही कही कि उसकी जमानत नहीं हो पाएगी, गैर जमानती हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारे कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली और बताया और साफ स्पष्ट बताया कि ये किस सोच के साथ इस कानून को लाए हैं। ये सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं, इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि भारत की इमेज पूरी दुनिया में क्या बनेगी। इस कानून से जुड़े हुए और भी बहुत सारे पहलू हैं, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया सर।